31 दिसंबर 2023 की रात और 1 जनवरी 2024 की सुबह जब लाखों परिवार नए साल का जश्न मना रहे थे, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रामपुर गांव की एक छोटी सी गली में रमेश कुमार और उसकी पत्नी सुनीता देवी के घर पर एक भयानक त्रासदी हुई। जैसे ही नए साल की घड़ी ने 12 बजाए, एक दिल दहला देने वाली चीख ने शांति को चीर दिया। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियां चमकने लगीं, जिससे पूरी अंधेरी गली रोशन हो गई। सायरन की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और माहौल में एक भयानक खामोशी छा गई। एक युवा पुलिस अधिकारी घर नंबर 17 में दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा, उससे वो स्तब्ध रह गया। ठंडे फर्श पर सुनीता खून से लथपथ बेसुध पड़ी थी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। एक कुछ मीटर दूर पड़ा था और दूसरा लकड़ी के तख्ते के नीचे फंसा हुआ था। पास ही में उसका पति रमेश सदमे में बैठा था। उसका चेहरा भावहीन था और उसके कांपते हाथों में खून से सना चाकू था। साल के सबसे पवित्र क्षण में एक दिल दहला देने वाला अपराध। एक पति जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे काटने के बाद खुद ही उसकी पट्टी करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा भयानक कदम कैसे उठा सकता है? क्या ये त्रासदी सिर्फ ईर्ष्या का परिणाम थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगली सनसनीखेज कहानियों से न चूकें। जांचकर्ताओं ने हर विवरण की बारीकी से जांच की। टाइल वाले फर्श पर खून के छोटे बड़े धब्बे बिखरे हुए थे, जो घर के कोने कोने तक फैले हुए थे। रमेश के हाथ में पकड़ा खून से सना चाकू तुरंत जब्त कर लिया गया। दीवारों पर खून के छींटों की स्थिति और लड़खड़ाते कदमों के निशान से पता चलता था कि हमला अत्यधिक तनाव की स्थिति में हुआ था। घर का सामान ज्यादा बिखरा नहीं था, लेकिन लकड़ी और कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े ये साबित कर रहे थे कि पति पत्नी के बीच एक भयंकर हाथापाई हुई थी। जांचकर्ताओं ने एक विवादास्पद विवरण नोट किया। रमेश भागने या सबूत मिटाने के बजाय अपनी पत्नी के कटे हुए हाथ पर बिजली के तार से पट्टी करने की अधूरी कोशिश करते हुए उसके पास बैठा था। ये किसी ऐसे व्यक्ति का कार्य नहीं था जो किसी को मारना चाहता हो, बल्कि ये एक ऐसे पति जैसा था जिसने अपना आपा खो दिया और फिर निराशा में उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इस विरोधाभास ने तुरंत जांच अधिकारियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। जब अपराध स्थल की जांच की जा रही थी, पुलिस ने पड़ोसियों के बयान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि नए साल के पटाखों के तुरंत बाद पूरा मोहल्ला रमेश के घर से आने वाली असामान्य आवाजों से हिल गया था। पहले बहस की आवाजें आईं, फिर चीखें और उसके बाद चाकू के लगातार वार जैसी भयानक आवाजें। कुछ लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले, बस दरवाजे की दरार से चमकती रोशनी को देखा और तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। जब उसे मुख्यालय ले जाया गया तो रमेश के शुरुआती बयान ने मामले को और भी उलझा दिया। सदमे की स्थिति में वो बस कुछ वाक्य दोहराता रहा। मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। उसका किसी और के साथ चक्कर था। ये किसी ईर्ष्यालु पति की क्रूरता नहीं थी, बल्कि निराशा से भरी एक दर्दनाक और दबी हुई आवाज थी। कई बार वो फूट फूट कर रोने लगा और बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, जैसे कि उसने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया हो। इस विवरण ने जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया, क्योंकि ईर्ष्या में अपराध करने वाला या तो भाग जाता है या उसे छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन रमेश चुपचाप मौके पर बैठा रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया और यहां तक कि घातक चोट पहुंचाने के बाद अपनी पत्नी की पट्टी करने की कोशिश भी की। स्पष्ट रूप से ये व्यवहार एक ठंडे खून वाले हत्यारे की छवि से मेल नहीं खाता था। खूनी अपराध स्थल से लेकर रमेश के टूटे फूटे बयानों तक कई सवाल उठाए गए। उसने इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया और फिर तुरंत पछतावा क्यों हुआ? ऐसा क्या था जिसने एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे एक सौम्य और अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करने वाले के रूप में जाना जाता था, अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया? और अगर उसका दावा सच था
तो क्या इस विवाहेतर संबंध के पीछे कोई और रहस्य था, या ये सब एक गहरी साजिश का बहाना था? पूरी जांच टीम समझ गई कि इन सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें अतीत में पति पत्नी के रिश्ते और आसपास के संबंधों में गहराई से उतरना होगा, क्योंकि अपराध स्थल भले ही भयानक था, लेकिन जो कुछ पीछे रह गया था वो सिर्फ ईर्ष्या के कारण हुई एक हत्या का मामला नहीं था। उस नए साल की रात की त्रासदी के पीछे कुछ असामान्य और अधिक जटिल छिपा हुआ था। अपराध स्थल पर मौजूद विरोधाभासों का हल खोजने के लिए पुलिस ने रमेश और सुनीता के असली व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए दोनों परिवारों से संपर्क करने का पहला कदम उठाने का फैसला किया, क्योंकि केवल उनके दैनिक जीवन को देखकर ही कोई उन छिपे हुए पहलुओं को देख सकता था जो उस नए साल की रात की त्रासदी का कारण बने। सुनीता के परिवार में मातमरा माहौल था। उसके माता पिता सदमे में बैठे थे। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। जब उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा गया तो वे केवल दबी हुई आवाज में बता सके कि सुनीता एक सौम्य, मेहनती महिला थी जिसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उनके माता पिता की नजर में सुनीता पूरे परिवार का गौरव थी, एक समर्पित पत्नी और मां। हालांकि हाल ही में उन्होंने उसमें कुछ अजीब बदलाव देखे थे। सुनीता अक्सर छिपकर फोन पर बात करती थी या ऐसी अस्पष्ट बातचीत करती थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता था। उसके माता पिता को विश्वास नहीं था कि उनकी बेटी धोखा दे सकती है। लेकिन उस बदलाव ने उनके मन में एक बेचैनी पैदा कर दी थी, जिसका सामना करने की हिम्मत वे अब भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर रमेश का परिवार ये बुरी खबर सुनकर और भी हैरान था। रमेश के पिता श्री शर्मा एक शांत व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटी का जिक्र किया तो वे अपना दर्द नहीं छिपा सके। उन्होंने कहा कि रमेश बचपन से ही एक नेक बेटा था, जो अपने माता पिता से प्यार करता था और कभी किसी से नहीं लड़ता था। बड़ा होकर रमेश एक टेम्पो ड्राइवर बन गया, जो अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए हर दिन मीलों तक सामान ढोता था। रिश्तेदार और पड़ोसी सभी रमेश को एक मेहनती, अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते थे। रमेश की मां की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने जोर देकर कहा, मेरा रमेश बहुत सीधा है। वो सुनीता से बहुत प्यार करता था। मुझे डर है कि किसी ने जानबूझकर उसे उकसाया और बर्बाद कर दिया। दोनों पक्षों के बयानों ने एक स्पष्ट विरोधाभास चित्रित किया। एक तरफ एक पत्नी थी जिसे उसके परिवार ने सौम्य और दयालु बताया था, लेकिन हाल ही में उसने असामान्य व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ एक पति था जिसे सभी ने अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करने वाला बताया था, जो कभी बिना वजह गुस्सा नहीं होता था, फिर भी वो चाकू चलाने वाला अपराधी बन गया। इस विरोधाभास ने जांचकर्ताओं को और भी विश्वास दिलाया कि ये मामला उतना सरल नहीं हो सकता जितना कि ईर्ष्या का एक अचानक विस्फोट। इन बयानों से रमेश और सुनीता की एक तस्वीर धीरे धीरे उभरने लगी। वे कभी एक ऐसे जोड़े थे जिनकी कई लोग प्रशंसा करते थे। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। उनका घर भले ही अमीर न हो, लेकिन शांतिपूर्ण और भरा पूरा था। पड़ोस के लोग अक्सर रमेश को अपने परिवार के लिए एक एक पैसा बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते देखते थे, और सुनीता को घर के कामों को पूरी तरह से संभालते हुए देखते थे। लेकिन इस प्रतीत होने वाली खुशहाल बाहरी सतह के नीचे शायद ऐसी दरारें थीं जिन्हें बाहरी लोग आसानी से नहीं देख सकते थे। दर्द अब केवल खूनी अपराध स्थल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दोनों पक्षों के माता पिता के दबे हुए शब्दों में भी समा गया था। एक ने अपनी बेटी को एक त्रासदी में खो दिया, दूसरे को इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि उनका बेटा एक अपराधी बन गया है। दोनों परिवारों ने जोर देकर कहा कि उनके बच्चे बुरे नहीं हो सकते, और इसने पुलिस को सच्चाई का पता लगाने के लिए और भी प्रेरित किया। एक सामान्य जोड़े को इस दर्दनाक अंत तक धकेलने का असली कारण क्या था? दोनों परिवारों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद जांच टीम किसी भी बचे हुए सुराग की तलाश के लिए अपराध स्थल पर लौट आई, क्योंकि जो कुछ शुरू में देखा गया था वो मामले की सतह मात्र थी। उस भयानक खूनी दृश्य के पीछे निश्चित रूप से छोटे विवरण थे जो सच्चाई को उजागर कर सकते थे।
जांचकर्ताओं ने सुनीता और रमेश के फोन की सावधानीपूर्वक जांच करके शुरुआत की। सुनीता के फोन में कई संदिग्ध संदेश और कॉल पाए गए। एक अजनबी आदमी के साथ बातचीत के अंश थे, जिनकी सामग्री काफी अंतरंग थी। विशेष रूप से इनबॉक्स में उत्तेजक संदेश और संवेदनशील तस्वीरें भी थीं। इससे भी अधिक असामान्य बात यह थी कि ये तस्वीरें न केवल सुनीता को मिली थीं, बल्कि उस व्यक्ति ने उन्हें सीधे रमेश के फोन पर एक नग्न चुनौती के रूप में भेजा था। इसने कुछ हद तक नए साल की रात के गुस्से के विस्फोट की व्याख्या की। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने आसपास के सुरक्षा कैमरों की जांच की। एक छोटी क्लिप निकाली गई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अपराध से कुछ घंटे पहले सुनीता घर के सामने दिखाई दी, हाथ में फोन लिए गुस्से में किसी से बात कर रही थी। रिकॉर्ड की गई आवाज के माध्यम से रमेश पर सीधे लक्षित, चुनौतीपूर्ण और अपमानजनक शब्द स्पष्ट रूप से सुने जा सकते थे। यह क्लिप पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त लंबी नहीं थी, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि त्रासदी से पहले उनके परिवार में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए फोरेंसिक मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि घावों की संख्या और स्थान से पता चलता है कि रमेश ने अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में काम किया था। पूरी तरह से तर्कसंगत नियंत्रण खो दिया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि चोट पहुंचाने के बाद रमेश भागा नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के खून को रोकने की कोशिश की। ये एक विरोधाभासी व्यवहार था और विशेषज्ञ मूल्यांकन के अनुसार ये किसी ऐसे व्यक्ति का कार्य नहीं था जिसने पहले से हत्या की योजना बनाई हो। इसमें एक मजबूत उत्तेजना के कारण हुई घटना की कई विशेषताएं थीं, जिसका अर्थ है कि अपराधी ने अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण अचानक आवेग में काम किया। अपराध स्थल की गहन जांच के दौरान पुलिस को कुछ अन्य विवरण भी मिले। पास की चाय की मेज टूटी नहीं थी। ये दर्शाता है कि बहस लंबी नहीं चली या बहुत अधिक हलचल नहीं हुई। कुर्सी के नीचे एक टूटे हुए स्क्रीन वाला फोन का एक टुकड़ा मिला, जो संभवतः सुनीता का फोन था, जो बहस के दौरान गिर गया था। ये छोटे विवरण इस बात की पुष्टि करने में मदद करते हैं कि घटना एक सीमित स्थान पर अप्रत्याशित रूप से हुई और तेजी से बढ़ी, न कि लंबे समय से गणना की गई योजना। धीरे धीरे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। एक सौम्य पति जो विश्वासघात से दबा हुआ था, उत्तेजक संदेशों और तस्वीरों की एक श्रृंखला लगातार भेजी गई। अपने ही घर में सार्वजनिक चुनौतियां, ये सब बारूद के ढेर में चिंगारी जैसा था। एक नए साल की रात को जो गर्मजोशी से भरी होनी चाहिए थी, उसे एक चौंकाने वाली त्रासदी में बदल दिया। यहां से जांच की एक नई दिशा निर्धारित की गई। उस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान का पता लगाना जिसने संदेश भेजे, तस्वीरें भेजीं और जानबूझकर रमेश और सुनीता के वैवाहिक कलह को भड़काया। अगर उसे प्रकाश में नहीं लाया गया तो ये मामला हमेशा एक अनसुलझा सवाल बना रहेगा। अपराध स्थल का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद सभी सुराग एक ही दिशा में ले गए। एक तीसरे व्यक्ति ने रमेश और सुनीता के विवाह में हस्तक्षेप किया था। वो न केवल एक गुप्त संबंध में शामिल था, बल्कि उसने जानबूझकर रमेश को उकसाने, गुस्सा दिलाने और उसे अंतिम छोर तक धकेलने के लिए क्रूर परिदृश्य भी बनाए थे। फोन डेटा से पुलिस ने जल्दी से उस अजीब फोन नंबर का पता लगा लिया जो सुनीता के फोन पर लगातार दिखाई देता था। कॉल और संदेशों का मिलान करके उन्होंने विक्रम सिंह की पहचान की, जो उसी इलाके में रहता था। विक्रम कोई अजनबी नहीं था, बल्कि रमेश और सुनीता के साथ उसके सामाजिक संबंध थे। यही वो महत्वपूर्ण बिंदु था जिसने मामले को और भी दुखद बना दिया। उनके परिवार में घुसपैठ करने वाला एक परिचित था जिस पर कभी भरोसा किया जाता था। जब जांचकर्ताओं ने विक्रम सिंह के निजी जीवन की जांच शुरू की तो उसकी तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। अपने आकर्षक बाहरी रूप और मीठी बातों के विपरीत विक्रम एक स्वार्थी, विजय प्रेमी व्यक्ति था जो रिश्तों को एक खेल मानता था। उसके लिए सुनीता को पाना केवल एक गुप्त प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि रमेश एक सौम्य लेकिन बहुत समर्पित पति के सामने अपनी मर्दानगी साबित करने का एक तरीका था।
जांच से पता चला कि विक्रम ने न केवल चुपचाप संबंध बनाए रखा, बल्कि उसने जानबूझकर रमेश को ये बताने के लिए कि वो और सुनीता कितने करीब हैं, उनकी अंतरंग तस्वीरें सीधे रमेश के फोन पर भेजीं, साथ में उत्तेजक संदेश भी। इतना ही नहीं, उसने कई बार रमेश और सुनीता के सोशल मीडिया पोस्ट पर ताना मारते हुए गुप्त टिप्पणियां भी कीं। ये सभी कार्य उन मनोवैज्ञानिक घावों की तरह थे जो रमेश के आत्मसम्मान और अपनी पत्नी के लिए उसके प्यार पर लगातार किए जा रहे थे। पुलिस ने विक्रम को जानने वाले कई लोगों से पूछताछ की और सभी ने पुष्टि की कि उसे दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने की आदत थी। उसके लिए विश्वासघात केवल वासना को संतुष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने बीमार अहंकार को संतुष्ट करने के लिए भी था। रमेश को पीड़ा और अपमान महसूस कराना, रमेश के परिवार को बिखरते हुए देखना, दूसरे शब्दों में ये विनाश की एक जानबूझकर की गई साजिश थी, न कि केवल दो वयस्कों के बीच का एक निजी मामला। जब उसके इरादों का विश्लेषण किया गया तो मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि विक्रम सिंह में कब्जा करने और अपमानित करने वाले व्यक्ति की विशेषताएं थीं। वह केवल सुनीता को नहीं चाहता था, बल्कि ये भी साबित करना चाहता था कि रमेश अपने परिवार की खुशी को बनाए नहीं रख सकता। और जब ये सच्चाई सामने आई तो दर्शक कांप उठे। नए साल की रात की त्रासदी केवल ईर्ष्या के एक अंधे क्षण के कारण नहीं थी, बल्कि एक तीसरे पक्ष की क्रूरता और ठंडी गणना का परिणाम भी थी। संदेशों, तस्वीरों से लेकर गवाहों के बयानों तक एकत्र किए गए सबूतों ने इस निष्कर्ष को पुख्ता किया कि विक्रम सिंह वो भूत था जिसने तबाही के बीज बोए, रमेश और सुनीता को त्रासदी की खाई में धकेल दिया और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और पारिवारिक खुशी को नष्ट करने के अपने कार्यों के साथ उसने न केवल नैतिकता का उल्लंघन किया, बल्कि कानून का भी। लेकिन तीसरे व्यक्ति की पहचान हो जाने के बावजूद सवाल बना रहा, सुनीता इस रिश्ते में क्यों उलझ गई? क्या वो एक शिकार थी जिसे खींचा गया था, या उसने स्वेच्छा से रास्ता भटक लिया था? और क्या रमेश वास्तव में केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अंतिम छोर तक धकेला गया था? या क्या उसके भीतर छिपी हुई हिंसक प्रवृत्तियां थीं? इन उलझनों ने जांच एजेंसी को और गहराई में जाने के लिए मजबूर किया, ताकि खून और आंसू से भरे इस नाटक के पीछे की पूरी सच्चाई को उजागर किया जा सके। कई दिनों की जांच के बाद पुलिस के पास उत्तेजक संदेशों और तस्वीरों से लेकर गवाहों के बयानों और अपराध स्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट तक सभी सबूत थे। सब कुछ एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। नए साल की रात की त्रासदी दमन, उकसावे और विश्वासघात का परिणाम थी। विक्रम सिंह को जांच एजेंसी में बुलाया गया। शुरू में वो शांत दिखाई दिया, यहां तक कि उसने जानबूझकर उकसाने की बात से भी इनकार किया। लेकिन स्पष्ट सबूतों के सामने उसके द्वारा भेजे गए संदेश, पुनर्प्राप्त किए गए स्क्रीनशॉट, विक्रम को अपना सिर झुकाना पड़ा। उसका बयान ठंडा था, मैं बस चाहता था कि रमेश को पता चले कि उसे दर्द हो। मैं ये साबित करना चाहता था कि सुनीता अब उसकी नहीं है। इन स्वीकारोक्ति ने पूछताछ कक्ष के माहौल को घना कर दिया, क्योंकि उन्होंने न केवल बेशर्मी को उजागर किया, बल्कि एक नीच साजिश को भी, जिसमें दूसरों के दर्द को मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जब रमेश को आमना सामना करने के लिए लाया गया तो वो लगभग पूरी तरह से टूट गया। विक्रम सिंह के सामने बैठकर, जिसने उसके परिवार को नष्ट कर दिया था, रमेश अपना संयम नहीं रख सका। उसके आंसू बह निकले। उसकी आवाज घैनगार थी। वो मुझे वे तस्वीरें भेजता रहता था, हर दिन ताना मारने वाले संदेश भेजता था। मेरी पत्नी दिन ब दिन ठंडी होती जा रही थी, यहां तक कि मेरे सामने ही मुझे चुनौती देती थी। मुझे लगा जैसे मुझे एक कोने में धकेल दिया गया है। उस रात मैंने अपना आपा खो दिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपने पत्नी पर वार किया, लेकिन तुरंत बाद मुझे पछतावा हुआ। मैं बस उसे बचाना चाहता था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये अब कोई बहाना नहीं था, बल्कि एक कड़वी स्वीकारोक्ति थी। इससे पता चला कि रमेश एक ठंडे खून वाला हत्यारा नहीं था, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति था जो बहुत गहराई से आहत था। इतना उकसाया गया था कि उसका तर्क टूट गया।
लेकिन जो भी हो, उस कृत्य ने उसकी पत्नी की जान ले ली, एक परिवार को इस तरह तोड़ दिया कि उसे कभी नहीं बचाया जा सकता। कानून और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों ने रमेश के कबूलनामे में प्यार, विश्वासघात के दर्द और सार्वजनिक अपमान के सामने लाचारी का मिश्रण देखा। यह अपराध करते समय गंभीर मानसिक उत्तेजना की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक था। साथ ही विक्रम सिंह के कबूलनामे ने स्पष्ट रूप से उस कपटी साजिश को साबित कर दिया जिसने सीधे तौर पर मामले को दुखद अंत तक पहुंचाने में योगदान दिया। उस दिन पूछताछ कक्ष शांत हो गया। अब ये एक सामान्य मामले के ठंडे शब्द नहीं थे, बल्कि एक पति की दबी हुई सिसकियां थीं जिसने सब कुछ खो दिया था। साथ ही एक क्रूर तीसरे पक्ष का पर्दाफाश भी हुआ था। सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन दर्द की भरपाई कोई नहीं कर सकता। जब रमेश और विक्रम सिंह के कबूलनामे से सच्चाई धीरे धीरे सामने आई, तो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे अभियोजन एजेंसी को स्पष्ट करना था, वो था प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही अपराध। सजा की सीमा और कानूनी जिम्मेदारी का निर्धारण करना ये न केवल जांच प्रक्रिया का अंतिम चरण था, बल्कि अदालत के लिए एक निष्पक्ष फैसला सुनाने का आधार भी था, जो कठोर और मानवीय दोनों हों। सबसे पहले रमेश कुमार का मामला। उसके कार्यों के आधार पर उसने सीधे चाकू का इस्तेमाल करके सुनीता को घातक चोटें पहुंचाईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये सिद्धांत रूप में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का अपराध बन सकता है। हालांकि विशेष बात यह है कि रमेश ने गंभीर और अचानक उकसावे में अपराध किया, एक ऐसा कारक जिसके लिए भारतीय कानून में विशेष प्रावधान है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 के तहत आती है, जो हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है और धारा 304 के तहत दंडनीय है। यहां अंतर बहुत बड़ा है। यदि धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाता है तो सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक हो सकती है, लेकिन अगर यह निर्धारित किया जाता है कि हत्या गंभीर और अचानक उकसावे में की गई है तो सजा बहुत हल्की होगी। रमेश का बचाव करने वाले वकीलों ने भी इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, ये साबित करते हुए कि रमेश को दबाया गया था, उकसाया गया था और उसने एक पल के लिए नियंत्रण खो दिया था, जिसमें कोई पूर्व योजना नहीं थी। सबूतों के अनुसार रमेश भागा नहीं, यहां तक कि उसने अपनी पत्नी के खून को रोकने की कोशिश की और फिर पुलिस के आने का इंतजार किया। ये विवरण इस तर्क को और मजबूत करते हैं कि ये एक अस्थिर मानसिक स्थिति में एक आवेगी कार्य था, न कि एक गणनात्मक ठंडे खून वाला अपराध। इसके बाद विक्रम सिंह, इस कहानी का तीसरा पक्ष। यद्यपि उसने सीधे तौर पर सुनीता की मृत्यु का कारण नहीं बना, लेकिन उसने जो किया उसके अप्रत्याशित परिणाम हुए। कानून के तहत विक्रम के कार्यों पर विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। सबसे पहले रमेश को उकसाने और अपमानित करने के लिए, सार्वजनिक रूप से संदेश और संवेदनशील तस्वीरें भेजने के लिए विक्रम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा उसके कार्यों ने रमेश को अपराध करने के लिए उकसाया, इसलिए उस पर उकसाने, अबेटमेंट के लिए भी विचार किया जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि विक्रम सिंह की भागीदारी ने सीधे तौर पर त्रासदी को जन्म दिया, जिससे रमेश उत्तेजित होकर अपराध कर बैठा। हालांकि विक्रम जैसे लोगों से निपटने के लिए, जो सूक्ष्म और दुर्भावनापूर्ण तरीकों से पारिवारिक खुशी को नष्ट करते हैं, मौजूदा भारतीय कानून में एक विशिष्ट अपराध ढांचा नहीं है। ये एक कानूनी कमी भी है जिसे कई विशेषज्ञों ने इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए पूरक करने का सुझाव दिया है। सजा का विश्लेषण करते हुए वकीलों ने माना कि रमेश को निश्चित रूप से अपनी पत्नी की मौत के लिए आपराधिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गंभीर और अचानक उकसावे के एटेन्युएंट कारक के साथ ही एक अच्छे चरित्र और कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने के कारण यह संभावना है कि उसे उच्चतम सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बीच
विक्रम सिंह को दूसरों को अपमानित करने और वैवाहिक जीवन को नष्ट करने में भूमिका के लिए कानून का सामना करना पड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे समाज की राय का सामना करना पड़ेगा। एक अंतरात्मा का फैसला जिसे कोई भी सजा प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। यहां कानूनी कहानी केवल अपराधों का निर्धारण करने पर नहीं रुकती है, यह हमें यह भी दिखाती है कि कानून सख्त है, लेकिन कभी-कभी इसे वास्तविकता के साथ बनाए रखने के लिए सुधार की आवश्यकता होती है, ताकि परिवार को नष्ट करने वाले व्यवहारों से पूरी तरह से निपटा जा सके, जो चुपचाप लेकिन विनाशकारी होते हैं। इसलिए ये मामला न केवल व्यक्तियों के लिए एक फैसला है, बल्कि बाहर से होने वाले दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप से प्रत्येक परिवार की खुशी की रक्षा करने के तरीकों में खामियों के बारे में एक चेतावनी भी है। रमेश और सुनीता की त्रासदी केवल एक खूनी पारिवारिक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि ये हम सभी के लिए खुशी की नाजुकता और निष्ठा के महत्व के बारे में एक चेतावनी भी है। बाहर से देखने पर वे एक शांतिपूर्ण परिवार थे, एक मेहनती पति, एक देखभाल करने वाली पत्नी और प्यारे बच्चे, लेकिन विश्वास में एक छोटी सी दरार, कमजोरी का एक क्षण और एक तीसरे पक्ष की विषाक्तता ने पूरे परिवार को एक ऐसी खाई में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले यहां सबसे बड़ा सबक निष्ठा है। विवाह में विश्वास और आपसी सम्मान नींव है। एक संदेश, एक गुप्त कॉल, एक क्षणभंगुर बात हो सकती है, लेकिन ये आपके साथी के मन में संदेह का बीज बोती है और वहां से सब कुछ टूटना शुरू हो जाता है। एक बार जब विश्वासघात होता है, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक, परिणाम केवल 2 लोगों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे परिवार को नष्ट कर सकते हैं। यहां तक कि इस मामले की तरह अकल्पनीय त्रासदियों का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हिंसा कभी भी समाधान नहीं है। किसी भी वैवाहिक संघर्ष में यदि आप शांति से बात नहीं कर सकते हैं, तो मदद के लिए परिवार, दोस्तों या यहां तक कि विवाह सलाहकारों से संपर्क करें। उस समय आप क्रोधित, नाराज महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक चाकू का वार, एक थप्पड़, नियंत्रण खोने का एक कार्य ऐसे गंभीर परिणाम लाएगा जिन्हें जीवन भर धोया नहीं जा सकता। एक और अधिक सभ्य रास्ता तलाक है। ये दर्दनाक लग सकता है, लेकिन तलाक कभी-कभी दोनों लोगों के लिए अपनी शांति खोजने का एक तरीका होता है, बजाय इसके कि विश्वासघात और संदेह में रहें और सब कुछ एक त्रासदी की ओर ले जाने वाले क्रोध में बदल जाए। कई देशों में तलाक को दोनों पक्षों की रक्षा के अधिकार के रूप में देखा जाता है और भारत में ये भी एक कानूनी और सभ्य रास्ता है जिस पर लोगों को विचार करना चाहिए, यदि विवाह में कोई साझा रास्ता नहीं बचा है। एक और सबक भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। हर कोई कभी न कभी गुस्सा या ईर्ष्या महसूस करता है, लेकिन रुकना, गहरी सांस लेना या संघर्ष से बचने के लिए चले जाना जानना एक जीवन बचा सकता है। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि संयम कभी-कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि एक परिपक्व व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। अंत में हम परिवार और समुदाय की भूमिका का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकते। कई बार विवाह में दरारें जल्दी ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन रिश्तेदार और दोस्त समय पर ध्यान देने, साझा करने या सलाह देने में विफल रहते हैं। यदि माता-पिता, भाई-बहन या पड़ोसी समय पर ध्यान दे पाते, तो शायद पहले बातचीत या हस्तक्षेप होता और शायद त्रासदी नहीं होती। मामले को देखते हुए हम देखते हैं कि ये केवल रमेश और सुनीता की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक वास्तविकता को भी दर्शाती है। जब विवाह डगमगाता है, यदि निष्ठा, समझ और सभ्य समाधान नहीं होते हैं, तो त्रासदी किसी भी समय आ सकती है और हम में से प्रत्येक एक सबक सीख सकता है। अपने साथी को संजोएं, अपने रिश्तों में ईमानदार रहें और यदि आप अब साथ नहीं चल सकते हैं, तो नफरत को रास्ता दिखाने के बजाय शांति से अलग होने का रास्ता चुनें। यदि रमेश और सुनीता का मामला हमें एक त्रासदी दिखाता है जो एक पल के गुस्से में भड़क उठी, तो बिहार में एक और कहानी हुई थी जो कम दर्दनाक नहीं थी, लेकिन इस बार विश्वासघात केवल एक संबंध तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक भयानक हत्या की साजिश में बदल गया। उस मामले के मुख्य पात्र प्रकाश, प्रिया और संजय थे।
प्रकाश एक सौम्य व्यक्ति था जो अपनी पत्नी और छोटे बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। प्रिया, प्रकाश की पत्नी, बाहर से एक देखभाल करने वाली और समर्पित पत्नी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी अन्य इच्छाएं थीं। संजय, प्रकाश का चचेरा भाई, जिस पर परिवार भरोसा करता था, अक्सर मदद के लिए घर आता था और धीरे धीरे पूरे परिवार की नजर में एक करीबी रिश्तेदार बन गया। लेकिन यही निकटता एक गलत रिश्ते का दरवाजा खोल गई। शुरू में प्रकाश को कोई संदेह नहीं था, वो अभी भी अपनी पत्नी और अपने चचेरे भाई पर भरोसा करता था। लेकिन फिर असामान्य संकेत दिखाई देने लगे। प्रिया अक्सर बाहर जाने के बहाने बनाती थी और संजय अक्सर उन समयों पर घर पर होता था जब उसकी जरूरत नहीं होती थी। और फिर एक दिन प्रकाश ने अचानक सच्चाई का पता लगा लिया। उसकी पत्नी और संजय का गुप्त संबंध था, जबकि रमेश के मामले में सच्चाई के उजागर होने से तत्काल विस्फोट हुआ। यहां चीजें एक और खतरनाक दिशा में बदल गईं। रुकने के बजाय प्रिया और संजय अपनी अंधी महत्वाकांक्षा और वासना से प्रेरित होकर एक ठंडे खून वाली योजना पर सहमत हुए, अपने पापी रिश्ते के लिए रास्ता साफ करने के लिए प्रकाश को मारना। योजना सावधानी से बनाई गई थी। शुरू में उन्होंने प्रकाश को जहर देने की कोशिश की। जहर के पैकेट चुपके से खरीदे गए और भोजन में मिला दिए गए। लेकिन प्रकाश समय पर पता चलने के कारण भाग्यशाली रूप से बच गया। वहां न रुककर पापी जोड़े ने एक और योजना बनाई। प्रकाश को मारने के लिए एक नकली दुर्घटना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी तैयारियों ने सुराग छोड़ दिए। पुलिस ने जांच की और जांच प्रक्रिया ने सब कुछ उजागर कर दिया। प्रिया और संजय के बीच गुप्त संदेशों का आदान प्रदान पाया गया, जिसमें उन्होंने जहर खरीदने से लेकर हमला करने के समय तक हर कदम पर चर्चा की थी। गवाह, जो दुकानदार और पड़ोसी थे, ने भी दोनों के असामान्य व्यवहार की पुष्टि करने वाली जानकारी प्रदान की। जब सभी सबूत पेश किए गए तो प्रिया और संजय के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में अदालत ने संजय को मौत की सजा सुनाई और प्रिया को आजीवन कारावास की सजा मिली। ये फैसला न केवल क्रूर हत्या के लिए था, बल्कि नैतिक विश्वासघात और एक रिश्तेदार के भरोसे को कुचलने के लिए भी था। एक पत्नी और एक भाई के रूप में अपनी स्थिति से वे दोनों समाज के सामने अपराधी बन गए थे। जब इस मामले को याद किया जाता है तो ये अभी भी कई लोगों को कंपा देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि वासना और नैतिक पतन कैसे इंसानों को राक्षसों में बदल सकते हैं। एक बार जब निष्ठा का उल्लंघन होता है, जब भरोसे का दुरुपयोग होता है, तो परिणाम केवल टूटी हुई खुशी पर नहीं रुकते, बल्कि जीवन छीनने, कई लोगों के भविष्य को नष्ट करने तक जा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि अंधी ईर्ष्या या स्वार्थी विश्वासघात दोनों ही अपराध की ओर ले जा सकते हैं, और एक बार जब नैतिकता को कुचल दिया जाता है तो कानून को सबसे कठोर वाक्यों के साथ बोलना पड़ता है। ये केवल एक मामला नहीं है, बल्कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो निष्ठा और पारिवारिक स्नेह की अवहेलना करता है। रमेश और सुनीता का मामला आंसू, एक कानूनी फैसले और सबसे बढ़कर एक अंतरात्मा के फैसले के साथ समाप्त होता है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। एक टूटा हुआ परिवार, अनाथ बच्चे, दर्द में जीने वाले दोनों तरफ के माता पिता और समाज पर एक और दर्दनाक निशान। ये केवल एक जोड़े की त्रासदी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी की घंटी है। हर पारिवारिक अपराध एक दर्दनाक संदेश छोड़ जाता है। खुशी हमारी सोच से कहीं ज्यादा नाजुक है। कमजोरी का एक क्षण, एक चुनौती भरा शब्द, नियंत्रण से बाहर एक कार्य, सब कुछ प्यार से नफरत में बदल सकता है। और जब अपराध होता है तो न केवल कुछ व्यक्ति परिणाम भुगतते हैं, बल्कि पूरा समुदाय, पूरा समाज हिल जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्यार और विवाह में जिम्मेदारी से जीना सीखना होगा। निष्ठा न केवल आपके साथी के प्रति एक कर्तव्य है, बल्कि ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा भी है। संघर्ष के समय क्रोध को रास्ता दिखाने के बजाय संवाद चुनें, मदद लें। या यदि कोई साझा रास्ता नहीं बचा है तो एक सभ्य अलगाव चुनें। हिंसा कभी भी समाधान नहीं रही है, बल्कि केवल अपूरणीय नुकसान की शुरुआत है।
पारिवारिक खुशी को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल दो लोगों की नहीं है। दोनों तरफ के परिवार, दोस्त, पड़ोसी और पूरा समुदाय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप विवाह में असामान्य संकेत, दरारें या हिंसा देखते हैं तो समय पर ध्यान दें, हस्तक्षेप करें और सलाह दें, क्योंकि एक सही समय पर साझा किया गया शब्द, एक उचित हस्तक्षेप एक पूरा जीवन बचा सकता है। ये मामला समाप्त हो गया है, लेकिन सबक हमेशा रहेगा। ये हमें याद दिलाता है कि पारिवारिक हत्या न केवल एक व्यक्ति की जान लेती है, बल्कि बचे हुए लोगों की आत्मा में गहरे घाव भी छोड़ जाती है। और हमारी जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समुदाय की खुशी के सबसे पवित्र मूल्यों को एक साथ बनाए रखना और उनकी रक्षा करना है। यदि आप एक टूटे हुए रिश्ते में हैं, तो मदद मांगने में संकोच न करें। साझा करें, संवाद करें और यदि आवश्यक हो तो नफरत में फंसे रहने के बजाय एक शांतिपूर्ण रास्ता चुनें, क्योंकि अंत में एक खुशहाल परिवार न केवल दो लोगों की खुशी है, बल्कि पूरे समाज की शांति का आधार भी है। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सब के साथ साझा करना ना भूलें।